Assalamualaikum. I'm teacher from Ilm Online Academy, and in this class we will solve the past paper, that is the multiple choice extended past paper 2. Okay, and the season is October November and the session is 2016. Okay, and that is the last paper of 2016 series, and in the next class we will start the 2017 series. Okay, see the question number 1 of this past paper. They are saying that the graph shows how the distance traveled by a vehicle changes with the time. ठीक है, आपके पास एक ग्राफ शो किया हुआ है. ये आपके पास ग्राफ से इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि आपके पास एक कार है, वो आपके पास किस तरह जो व्हीकल है वो आपके पास किस तरह डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. ओके, विच रोड डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन ईच सेक्शन ऑफ द ग्राफ. ठीक है, कि हर सेक्शन में ग्राफ की स्पीड जो है वो आपके पास क्या है. तो हमें पता है कि जो आपके पास फर्स्ट आपके पास है, ठीक है, पी से लेके क्यू तक. तो अगर हम पी से देखे क्यू तक देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है. सी दिस, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपके पास इक्वल चेंज हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, दैट इज अवर कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, यूनिफॉर्म या फिर हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है. ठीक है, जो आपके पास वेरी तो हो रही है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ओके, फिर उसके बाद Q से R वाले डिस्टेंस जो है इसमें हमें पता है कि हमारे पास जीरो डिस्टेंस कवर हो रहा है. इस पॉइंट पे लेट्स सपोज अगर हमारे पास डिस्टेंस 10 है तो टाइम की इंक्रीज होने के साथ साथ इस पॉइंट पे हर जगह पे डिस्टेंस 10 है. इसका मतलब है बॉडी इस पॉइंट पे कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस है द डिस्टेंस इज जीरो. ओके, फर्दर पे जो आपके पास R से लेके S का डिस्टेंस है, आर से लेके एस का डिस्टेंस अगेन आपके पास जो है इंक्रीजिंग स्लोप में आपके पास आ रहा है. इसमें भी आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आ रहा है. तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर क्या होगा, योर आंसर विल बी ए में है आपके पास पी टू क्यू कॉन्स्टेंट. ओके, पी टू क्यू हमारे पास कॉन्स्टेंट है. क्यू टू आर इज जीरो. यस, बिल्कुल हमने अभी देखा क्यू से आर जीरो है और आर टू एस भी आपके पास कांस्टेंट ही है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. फर्दर द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अब स्टोन फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द टॉप. ठीक है, आपके पास एक स्टोन है वो फ्रीली फॉल कर रहा है. फ्रीली फॉल की कंडीशन है, इट्स मीन कि आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होगी आपके पास ग्रेविटी की, ए इज इक्वल टू जी. एयर रेजिस्टेंस में बी इग्नोर्ड. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं. विच ग्राफ शोज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन. ठीक है, सॉरी, स्टोन वेरीज विद द टाइम एज इट फॉल्स. ठीक है, जब आपके पास फॉल करेगा तो उसमें आपने बताना है कि आपके पास एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगी. ठीक है, विच ग्राफ शोज हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन वेरीज. ठीक है, एक्सेलरेशन किस तरह वेरी होगी. अब आपको पता है कि बॉडी अगर फ्री फॉल की कंडीशन में है तो फ्री फॉल की कंडीशन में बॉडी के ऊपर और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जैसे आपके पास ग्रेविटी की एक्सेलरेशन है. और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके पास है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और आपके पास इसकी वैल्यू आप ये भी कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है, और ये आपको पता है कि ये आपके पास कांस्टेंट होती है जी की वैल्यू, ये आपके पास चेंज नहीं होती है चाहे बॉडी आपके पास डाउनवर्ड आ रही है या अपवर्ड जा रही है. इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट होती है आपके पास नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन आपके पास इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वेरी नहीं करेगी, एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट रहेगी. ये जो पार्ट है इसमें आपके पास वेरिएबल है क्योंकि कांस्टेंट चेंज आ रहा है एक्सेलरेशन में. ठीक है, कांस्टेंट तो है लेकिन चेंज प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, चाहे इक्वल इंटरवल में हो रहा है लेकिन जो एक्सेलरेशन जो फ्री फॉल की कंडीशन होती है उसमें ए इक्वल टू जी होता है और जी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा. जो बी ग्राफ है और सी ग्राफ है इसमें भी आपके पास बी ग्राफ में आपके पास डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है और सी में इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल भी नहीं हो सकती. यस, डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि डी में आपके पास टाइम के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन जो है वो आपकी क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है क्योंकि ग्रेविटी फ्री फॉल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो आपकी कांस्टेंट होगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी. फर्दर इज क्वेश्चन नंबर 3. अ कार ट्रेवल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल रोड. ठीक है, कार है जो कि हॉरिजॉन्टल रोड के अलोंग ट्रेवल कर रही है. द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सेलरेटर. ठीक है, एक्सेलरेटर को प्रेस करता है जिससे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार, जिसकी वजह से कार की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है. द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द कार इज शोन. ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. आपने बताना है कि एक्सेलरेशन कार की क्या है.
लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, दैट इज अवर इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इसको हम कह लेते हैं वी आई। हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड विद द टी एफ माइनस टी आई, ओके, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो जब बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो उसमें हमारे पास टाइम क्या है, इनिशियल टाइम है हमारा टी एफ जीरो, सॉरी टी आई है हमारा जीरो, ओके। फाइनली बॉडी की एक्सेलरेशन को अप्रोच की है, ये फाइनल स्पीड है बॉडी की, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। और इसमें आपके पास बॉडी का टाइम क्या है, फाइनल टाइम इसके अकॉर्डिंग है 20, ठीक है। तो जस्ट इसको एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में एडअप करें, ठीक है। वी एफ फाइनल इज 30 माइनस वी आई इनिशियल इज 20, ओके, डिवाइडेड विद द फाइनल टाइम इज 20 माइनस इनिशियल टाइम इज, yes, initial time is 0. So acceleration will be equals to 30 minus 20 will be equals to 10. Okay, divided with that 20, and the unit will be meter per second square. Okay, and when 10 will be divided with the 20, you will give, it will give you the answer as 0.5 meter per second square. Okay, so according to this आपका आंसर होगा आंसर नंबर A. Okay, from the fourth question, the fourth question is a spaceship approaches the earth from deep space, ठीक है, आपके पास एक स्पेसशिप है जो कि अर्थ की सरफेस पे आती है, ठीक है, डीप स्पेस से, नियर द अर्थ, अ फोर्स ऑन द स्पेसशिप कॉजेज इट टू हैव वेट, ठीक है, एक फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स कौन सी है आपके पास, ग्रेविटी की फोर्स होगी, जारी बात है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपके पास W इज इक्वल टू mg, आपको के पास जो स्पेसशिप को अर्थ अर्थ जो है वो स्पेसशिप को अपनी तरफ पुल करेगी। दिस कॉजेज इट टू चेंज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, जिसकी वजह से उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है उसमें क्या आ जाएगा, चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा। विच टाइप ऑफ फोर्स कॉजेज द स्पेसशिप वेट, ठीक है, कौन सी फोर्स है जो कि स्पेसशिप की जो है उसकी वेट को कॉज करेगी, एंड विच प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेसशिप रेजिस्ट इट्स चेंज इन इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन, और कौन सी आपके पास प्रॉपर्टी होगी बॉडी की जो कि आपके पास रेजिस्ट करेगी उसकी चेंज को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से पता है कि हमारे पास जो फोर्स है वो तो ग्रेविटी की फोर्स होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा ए या फिर बी, ठीक है। अब जो रेजिस्ट कर रही है वो आपके पास क्या होगी, रेजिस्ट जो करेगा वो आपके पास होगा इनर्शिया, और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मैस के ऊपर, जितना ज्यादा मैस होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। वॉल्यूम आपके पास नहीं प्ले करता रोल आपके पास कि कितना आपके पास वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का मैस डिपेंड करता है, ठीक है, इनर्शिया आपके पास मैस पे डिपेंड करता है, और इनर्शिया ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है बॉडी के उसकी जो भी डायरेक्शन होती है या फिर उसकी स्टेट ऑफ मोशन या फिर रेस्ट में चेंज के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर होगा आंसर नंबर ए, जिसके अंदर फोर्स आपकी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपके पास जो बॉडी रेजिस्ट करेगी वो होगी आपके पास मैस, और ये आपके पास क्यों करेगी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ओके। फर्दर इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द डायग्राम शोज एन एम्प्टी रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, एक एम्प्टी रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एंड द सेम बॉक्स फिल्ड विद द लिक्विड, और नेक्स्ट बॉक्स है जो कि आपके पास लिक्विड से फिल्ड है। द बॉक्स हैज अ मैस ऑफ 60 ग्राम्स व्हेन एम्प्टी, ठीक है, जब आपके पास जो आपका बॉक्स था एम्प्टी था तो उस टाइम उसका मैस था 60, ठीक है। व्हेन द लिक्विड इज फिल्ड, जब आपने लिक्विड को फिल किया, द टोटल मैस ऑफ द बॉक्स एंड द लिक्विड इज 300 ग्राम, ठीक है। तो जब टोटल मैस जो है वो 300 आपके पास ग्राम है, इसका मतलब जो लिक्विड आपने उसके अंदर प्लेस किया है उसका मैस आपके पास कितना है, लिक्विड का मैस है आपके पास 240 ग्राम्स, ओके, ये आपके पास सिर्फ लिक्विड का मैस है। इसमें जो 60 मैस है वो आपके पास सिर्फ बॉक्स का है। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, आपको डेंसिटी गिवन है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द बॉक्स, आपने वॉल्यूम लिक्विड का बताना है, आपने बॉक्स के साथ का नहीं बताना, ओके। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी इज मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। मैस अब आपके पास कितना है, मैस इज 240 ग्राम, यू हैव टू पुट द mass of the liquid, okay, not with the combined mass of the box, ठीक है, क्योंकि देखिए उन्होंने कहा है what is the volume of the liquid in the box, okay, और वॉल्यूम आपके पास आपने फाइंड आउट करना है, डेंसिटी आपको गिवन है। तो आप इस इक्वेशन को, सॉरी, इस इक्वेशन को पहले हम अरेंज कर लेते हैं। इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो आपके पास
वॉल्यूम इक्वल होगा आपके पास मैस डिवाइडेड विद द डेंसिटी के इक्वल। ओके, मैस कितना है, मैस इज 240 ग्राम्स डिवाइडेड विद द 1.2 ग्राम पर centimeter cube. Okay, so 240 is divided with the 1.2 and will give you the answer as 200 centimeter cube. That is the unit of the volume. Okay, अगर आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेते और आपने मैथ को जो है वो भी आप किलोग्राम मीटर आप डेंसिटी को भी चेंज कर लेते तो आपके पास यूनिट जो है और आपके पास वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती कन्वर्ट होके, लेकिन आपके पास यूनिट जो है वो आपके पास आंसर में सेंटीमीटर क्यूब में है तो आपने इसको कन्वर्ट नहीं करना। अगर कन्वर्ट करके दिया होता कि आपके पास यूनिट मीटर क्यूब में होता तो आपको कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी। Okay, next is question number 6. Question number 6 is an object travels in a circular path at constant speed. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रही है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ। विच स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्ट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास करेक्ट है। ठीक है, ए है इट हैज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास चेंज हो रही है। इट हैज चेंजिंग मोमेंटम, यस इसका उसका देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की, अब हमें नहीं पता कि कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, और एनर्जी जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन आपके पास इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, बट मोमेंटम जो है, मोमेंटम आपके पास इट इज चेंजिंग मोमेंटम, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी वजह से आपके पास उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो बी ऑप्शन जो है वो आपके पास 6 के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा, जिसमें आपके पास मोमेंटम का डायरेक्शन भी चेंज होगा। आपको पता है मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज पी इज इक्वल टू एम वी, मैस इनटू द वेलोसिटी। अब अगर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से मोमेंटम जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। ओके, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is which diagram shows the magnitude and direction of the resultant R of the two forces F1 and F2। ठीक है, आपने बताना है कि कौन सी डायग्राम है जो कि आपको रिजल्टेंट बता रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें कि रिजल्टेंट हमारा फोर्स क्या है, फोर्स वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि हमारे पास दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस F1 एंड F2। ओके, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि अगर हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो हमारे पास लेट्स सपोज कि ये आपके पास क्या है, दैट इज द एक्स वाई कंपोनेंट एफ वाई। ओके, और ये आपके पास क्या है, दैट इज द एक्स कंपोनेंट ओके एफ एक्स। ठीक है, इनके दरमियान आपके पास एंगल क्या बन रहा है, ये आपके पास एंगल बन रहा है 90 का। तो रिजल्टेंट कहाँ है, रिजल्टेंट आपके पास इस पॉइंट पे है, तो यही आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि आपके पास एफ एक्स और एफ वाई और इसके दरमियान में आपके पास जो है इसका रिजल्टेंट जो है वो दोनों क्वांटिटीज का आपके पास मिल रहा है। ठीक है, जो कि आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है और उसकी डायरेक्शन भी दोनों फोर्सेस की आपके पास उसकी बता रहा है। ओके, so ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज टू कार्स पी एंड क्यू हैव डिफरेंट मैसेज। ठीक है, दोनों के मैसेज आपके पास डिफरेंट है एंड डिफरेंट स्पीड्स एज शोन, और दोनों आपके पास डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही हैं। विच रो करेक्टली कंपेयर द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी विद द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू। ठीक है, कौन सी आपके पास क्वांटिटी है जो कि रो है जो कि आपके पास दोनों की मोमेंटम को और काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रही है आपके पास प्रोडक्टली बता रही है। ठीक है, अब मोमेंटम में आपके पास देखें, मोमेंटम में कहा है उन्होंने प्री जो है वो आपके पास है ग्रेटर देन क्यू, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी जो है वो आपके पास है इक्वल्स टू क्यू। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके मोमेंटम को और काइनेटिक एनर्जी दोनों का फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि उसके लिए हमारे पास इजी हो जाए। P इज इक्वल्स टू मैस इंटू द वेलोसिटी v। इसका मैस आपके पास कितना है, मैस इज 1000। okay, so 1000 multiplied with the velocity that is 10। okay, so it is equals to 10,000, momentum is 10,000। okay, p का let's go the kinetic energy of p, kinetic energy of p is equals to half of mass into the velocity square। okay, so value of the kinetic energy will be
10 square will be 100, okay, and multiplied with the mass, this is 1000, and divide it with the 2, okay, it will be equals to 50,000. Kinetic energy is 50,000, okay. Further, momentum of q, P is equals to mass into the velocity p. Mass is 500 and the speed is 20, so it is equals to 10,000, okay. Further, kinetic energy is equals to half of mass into the velocity square, half of mass into the velocity square. Velocity is 20, so take the square of 20, it will give you 400, and 400 is multiplied with the 500, that is the mass of q, and divide it with 2, so it will be equals to 100,000, okay. That is the kinetic energy, ओके इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मोमेंटम तो दोनों का सेम है, तो मोमेंटम क्या है, P ग्रेटर देन Q, नो, P इक्वल, यस P इक्वल टू Q, यस P जो है वो आपके पास Q के इक्वल है, C में भी आपके पास P Q के इक्वल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी Q की ग्रेटर है, ठीक है, और P की लेस है, ठीक है, तो हम यहाँ से यस इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बन रहा है आंसर नंबर सी, P लेस देन Q, ठीक है, P की हमारे पास आई है 50,000 और Q की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 100,000, so P हैज लेस देन Q, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास है P की दैट इज लेस देन Q, okay. So according to this your option will be option number C. Further, the ninth question is, a car of mass 800 किलोग्राम travel over a hill of height h, ठीक है, कार है जो कि हिल के ऊपर ट्रेवल कर रही है जिसकी हाइट है h. By traveling to the top of the hill, the car gained the 40,000 joule of gravitational potential energy, ठीक है, जो जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी गेन कर रही है, जो कार गेन कर रही है, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल्स टू 40,000 joule, okay, that is 40,000 joule. Further, the gravitational field strength is, ठीक है, जो g की वैल्यू है that is given to you, that is 10 न्यूटन पर kg, ओके. व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल, आपने हाइट बतानी है, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वी नो दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mass into the gravity into the height, ओके. अब ग्रेविटी की वैल्यू भी हमें पता है, ओके, हमारे पास मैथ भी है और हमारे पास आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, सो इक्वेशन को अरेंज कर लें. पोटेंशियल एनर्जी इज डिवाइडेड विद द मैस into the gravity equals to the height, okay. So potential energy is 40,000 divided with the mass is 800 multiplied with the gravity is 10 and it is equals to height, so value will be equals to, okay, calculate it, 40,000, okay. First of all, 800 is multiplied with 10, it will be equals to 8,000, and 40,000 is divided with the 8,000 will give you answer as 5 meter, okay. So height h is equals to 5 meter. So that is the, according to this, option number A is correct option, okay, 5 meter height is correct. Next is question number 10. The question number 10 is, a lamp has a power input, okay, input power is 5 watt, ठीक है, इट वेस्ट 10 वॉट ऑफ पावर, और 10 वॉट पावर, सॉरी 1.0 वॉट पावर जो है वो आपके पास वेस्ट हो जाती है, ठीक है, ऑफ पावर हीटिंग द सराउंडिंग. व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द लैम्प, ठीक है, आपने बताना है कि एफिशिएंसी जो है वो लैम्प की कितनी होगी अगर 1.5 जो है 1.0 जो है वो आपके पास वेस्ट हो जाती है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ से अपनी आउटपुट देखेंगे, ठीक है. आउटपुट हमारे पास कैसे आएगी कि इनपुट जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, इनपुट एनर्जी थी हमारे पास 5, उसमें से जो हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई है वो हुई है 1 वॉट, ओके. तो टोटल आउटपुट में हमारे पास एनर्जी कितनी आएगी, आउटपुट में हमारे पास एनर्जी आएगी 4 वॉट, ठीक है. तो यहाँ से हम एफिशिएंसी अप्लाई करेंगे, एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू पावर आउटपुट divided with the power input
मल्टीप्लाई इट विथ 100%, 100%। ओके, सो आउटपुट में आपके पास कितनी है, आउटपुट इज 4 वॉट डिवाइडेड विद द इनपुट इज 5 वॉट, मल्टीप्लाई इट विथ 100%। ओके, to calculate the efficiency. So 4 divided with the 5 will give you answer 0.8, and when you will multiply it with 100, you will got your answer as 80%। ठीक है, तो आपके पास efficiency कितनी होगी सिस्टम की, efficiency will be 80%। So option will be option number C। Okay, next is question number 11। Question number 11 is the box contains the name of 8 different energy resources। ठीक है, आपके पास 8 different energy resources की नेम गिवन है। ठीक है, हाउ मेनी एनर्जी रिसोर्सेज आर रीन्यूएबल, कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास विंड जो है वो भी आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, सोलर एनर्जी इज आल्सो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ओके, एंड फर्दर जो आपके पास वेव्स एनर्जी है दैट आर आल्सो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद जियोथर्मल इज आल्सो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी इज रियल रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास ऑयल, कोल और नेचुरल गैस आर नॉट योर रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, दैट आर योर नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सो अकॉर्डिंग टू दिस 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नंबर 12, द डायग्राम शोज अ डैम होल्डिंग बैक ऑफ वाटर। ठीक है, आपके पास डायग्राम शो किया है, द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 65 मीटर। ठीक है, वाटर की हाइट जो है, ये डेप्थ जो है वो कितनी है, 65 मीटर। द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 10 न्यूटन पर केजी। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड एट द बेस ऑफ द डैम ड्यू टू द वाटर। आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है जो कि आपके पास वाटर की वजह से ये जो डेप्थ है इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे रो जी एच। ओके, सो डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी इज 1000 किलोग्राम per cubic meter multiplied with the gravity that is 10 multiplied with the depth that is 65 meter. So just multiply this value, 1000 is multiplied with the 10 is multiplied with the 65, and that is the answer 650,000 Pascal. Okay, so according to this you can see your answer will be answer number D. Yes, answer number D. Okay, next is question number 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज एयर इज ट्रैप्ड इन अ सिलेंडर बाय अ पिस्टन। ठीक है, आपके पास एयर जो है वो सिलेंडर के अंदर जो है वो आपके पास पिस्टन के थ्रू जो है वो ट्रैप की गई है। द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर इज वी। ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो आपके पास वी है। ठीक है, प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर इज पी। द पिस्टन इज यूज टू द लेफ्ट। ठीक है, जो आपके पास पुश टू द लेफ्ट, जो पिस्टन है उसको आप पुश करते हैं लेफ्ट की तरफ। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस डज नॉट चेंज, और आपके पास टेम्परेचर जो है गैस का वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने बताना है द न्यू वॉल्यूम एंड द न्यू प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर। तो आपने बताना है कि न्यू वॉल्यूम आपके पास क्या होगा। तो आपको पता है सबसे पहले कि अगर आप पिस्टन को बहुत ज्यादा पुश करेंगे तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम आपके पास हाफ हो जाएगा, जितना पहले था उससे आपका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। और प्रेशर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलेगी, तो मॉलिक्यूल्स आपके पास इसी पॉइंट पे आपके पास बहुत ज्यादा रैंडमली कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से पिस्टन के ऊपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका इंक्रीज हो जाएगा जस्ट ये 2 टाइम जो है, ये मैंने आपके पास दी, ये जो ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग देख के लिखा है, क्योंकि इसमें आपके पास हाफ और डबल के अकॉर्डिंग दिया हुआ था। तो आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, हाफ हो गया, और जो आपका प्रेशर हो गया वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है आंसर नंबर डी। ओके, फर्दर इज क्वेश्चन नंबर 14। द क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हेन अ लिक्विड इज इवेपोरेटेड। ठीक है, जब एक लिक्विड इवेपोरेट होता है, सम ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द सरफेस, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप हो जाते हैं सरफेस से, एंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड चेंजेस, और टेम्परेचर जो है वो लिक्विड का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आपको पता है टेम्परेचर इस वजह से कम हो जाता है क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस को लीव कर जाते हैं। लो एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है वो आपके पास सरफेस पे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, which row describe the escaping molecule and the change in temperature of the liquid। ठीक है,
अच्छा, एस्केपिंग मॉलिक्यूल कौन से होंगे? सबसे पहले आपको पता है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस को सबसे पहले लीव करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी या फिर डी में से। ओके, बट जो आपका टेम्परेचर होता है वो आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर क्या होगा? गोज डाउन। सो अकॉर्डिंग टू दिस योर आंसर विल बी आंसर नंबर सी। Further is question number 15. In the question number 15, there is a gas at a constant temperature is in container of fixed volume. ठीक है, एक गैस है जो कि एक कंटेनर में फिक्स वॉल्यूम है उसका, ठीक है, और टेम्परेचर भी आपके पास कांस्टेंट है. The gas exerts a pressure on the wall of the container. The pressure is caused by the gas molecule striking the walls. Which statement about the gas molecule when they strike the wall is correct? ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास करेक्ट है. ए ऑप्शन देखें, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स चेंजेस. ठीक है, तो जब आपके पास वो वॉल के साथ स्ट्राइक करेंगे तो क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी? नो, काइनेटिक एनर्जी आपके पास चेंज नहीं होगी क्योंकि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है. टेम्परेचर का अगर चेंज होता तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी. बी ऑप्शन इज द एवरेज मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल चेंजेस. एवरेज मोमेंटम उनका चेंज हो जाएगा. यस, मोमेंटम उनका चेंज हो सकता है, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी आपकी जो है वो एक सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, बट मोमेंटम जो है वो आपके पास टोटल जो उनका मोमेंटम है वो आपके पास चेंज हो जाएगा. सी भी और देख लेते हैं कौन सा हमारे पास जो है वो जो ज्यादा वैलिड आंसर है. द एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल चेंजेस. नो, एवरेज स्पीड नहीं चेंज होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब चेंज नहीं हो रही है. द केमिकल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल चेंज. नो, केमिकल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी. आप ना ही उसको हीट अप कर रहे हैं फर्दर, ठीक है, और मतलब उसको कांस्टेंट टेम्परेचर है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, उसमें आप कोई मटेरियल ऐड भी नहीं करे, तो वो आपके पास केमिकली भी चेंज नहीं होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर जो है वो बी ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें एवरेज मोमेंटम जो है वो आपका चेंज होगा, बाकी आपके पास चीजें जो है वो कांस्टेंट ही रहेंगी. फर्दर इज क्वेश्चन नंबर 16. अ पीस ऑफ मेटल मेल्टिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, आपके पास एक आइस है वो आपके पास मेल्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑन अ बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर आर बोथ इन लेबोरेटरी. ठीक है, द लेबोरेटरी इज एट 20 डिग्री सेल्सियस और लेबोरेटरी का जो टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस. what is happening to the temperature of the melting ice and what is happening to the temperature of the boiling water. ठीक है, जो boiling water है उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट हो रहा है और आपके पास जो आइस है, ठीक है, उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, जो मेल्टिंग आइस है, ठीक है, उसके टेम्परेचर पे आपके पास क्या इफेक्ट हो रहा है. तो आपको पता है कि जो टेम्परेचर है मेल्टिंग आइस का वो आपके पास क्या है, वो आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है. द पीस ऑफ मेल्टिंग आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जो आइस है वो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रही है, ठीक है. हम उसको फर्दर टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमने उसको बर्नर पर रखा हुआ है. देखिए आपके पास फिगर में भी है कि आपका जो है आपकी आइस है वो आपके पास क्या पड़ी है, आपके पास आइस जो है वो बर्नर के बगैर पड़ी है, जिसमें आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर है जैसे उसका, वो आपके पास अपनी उस टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो रही है, ठीक है. उसके बाद जो आपके पास वाटर है, वाटर भी आपके पास बॉइलिंग टेम्परेचर, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर जो आपका वो कांस्टेंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. फर्दर उसके बाद आपका वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो कांस्टेंट आइस का टेम्परेचर होगा वो भी कांस्टेंट होगा, और बॉइलिंग जो आपके पास टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर है वो भी आपके पास. यस, अगर आपके पास बॉइलिंग वाटर ना होता, आपके पास सिंपल वाटर होता और आप उसको हीट अप कर रहे होते तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता, ठीक है. लेकिन आप देखिए उन्होंने कहा है एंड अ बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहेगा, और अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर होगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए. फर्दर क्वेश्चन नंबर 17 इज द डायग्राम शो अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर. ठीक है, एक लिक्विड जो है वो ग्लास थर्मामीटर में आपको शो किया हुआ है. विच फीचर वुड गिव अ थर्मामीटर विद एन इंक्रीज्ड रेंज. ठीक है, आपके पास कौन से फीचर ऐसे होंगे जो कि थर्मामीटर में आपके पास होंगे जो जिसकी वजह से आपके पास इंक्रीजिंग रेंज, आपके पास आपको टेम्परेचर जो है वो आपके पास ज्यादा ज्यादा आप मेजर कर सकेंगे, ठीक है. तो आपको पता है कि हमने आपके इस चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो ट्यूब है, ठीक है, जो हमारे पास थर्मामीटर की ट्यूब है, ठीक है, वो अगर हम लार्ज कर दें, लार्ज ट्यूब यूज करें, ठीक है, तो उसमें आपके पास टेम्परेचर जो है वो आपका लिक्विड जो मरकरी है वो आपके पास ज्यादा एक्सपेंड हो सकेगा, ठीक है.
ओके। और जो आपके पास इसका स्टेम होता है, जो इसका बल्ब होता है, वो अगर हम लोग ग्लास बल्ब को जो है वो हम लोग ऐसा यूज करें, ठीक है, तो उस ग्लास बल्ब की वजह से भी आपके पास इसकी जो चेंजिंग हो सकती है, ठीक है, इसकी आपके पास इसकी सेंसिटिविटी या फिर आपके पास जो है वो इंक्रीज हो सकती है। सो अ स्मॉल इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब कंटेनिंग अ लिक्विड, द लिक्विड थ्रेड, नो। अगर आप स्मॉल डायमीटर कर देंगे, नो, दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। बी है द थिनर ग्लास ट्यूब बल्ब, नो, थिनर ग्लास बल्ब भी नहीं। अ लार्ज लेंथ ऑफ द ट्यूब, यस, हमने यही पढ़ा था कि लार्ज लेंथ जो है वो अगर आपके पास ट्यूब की हो जाए और आप एंड द स्टेम, गैस, और उसका स्टेम जो है, ठीक है, ये जो आपके पास स्टेम है इसका, और आपके पास इसमें बल्ब का नहीं लिखा, लेकिन ये कि अगर आप बल्ब जो है वो यूज करें तो अच्छा, तो उसके में भी आपके पास लेंथ ऑफ द बल्ब जो है वो भी आपके पास इसकी वजह से भी आपका जो सेंसिटिविटी होती है थर्मामीटर की वो इंक्रीज हो जाती है। फर्दर इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ कॉपर container of mass 0.2 kg contains 0.10 kg of water, ठीक है। a copper container of mass 0.2 kg, एक कॉपर का कंटेनर है जिसका मैस है 0.20 kg, contains of water of 0.10 kg, जिसके अंदर वाटर है 0.10 kg। The specific heat capacity of the water is 385 joule and the specific heat capacity of the वाटर इज 4200 जाउल, ठीक है, आपके पास वाटर की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है और कॉपर की भी दी हुई है। हाउ मच एनर्जी इन जाउल इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द कॉपर कंटेनर एंड बाय एंड द वाटर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो आपको कितनी हीट जो है, क्यू कितनी हीट आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो वी नो दैट द क्यू आपके पास किसके ऊपर लिए द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको गिवन है, ठीक है, आपके पास मैस भी है, आपके पास टेम्परेचर भी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जैसे इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे, ओके, तो क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू हमारे पास आपके पास दोनों का होगा, ठीक है, कॉपर के लिए भी और आपके पास उसके लिए भी। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास होती है मैस इंटू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू द डेल्टा टी टेम्परेचर। दोनों का टेम्परेचर आपने क्या करना है, आपने सेम ही रखना है, ठीक है, प्लस आपने क्या करना है टोटल, ठीक है, टोटल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने यहाँ पर लिखने कैपेसिटी ऑफ सी ऑफ सॉरी एनर्जी ऑफ कॉपर, क्यू ऑफ वाटर, ठीक है, एंड एम सी डेल्टा टी। ओके, सो मैस ऑफ आपको गिवन है, मैस ऑफ द कॉपर आपके पास कितना है, दैट इज 0.20, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज 385 जूल, मल्टीप्लाइड विद द टेम्परेचर दैट विल बी 10, ओके, और इसमें आपने एड अप कर देना है ताकि आपको टोटल मिल सके कि टोटल आपने कितना उसको हीट प्रोवाइड करनी है। mass of the water is 0.10 multiplied with the C and the specific heat capacity of water is given that is 4200 and the temperature जो आपने वाटर का राइज अप करना है वो भी आपके पास क्या है 10 ही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर होगा आंसर नंबर नो, ये आपके पास ए में माइनस है, बी, yes, B is the correct option, B is the correct option, okay। Further we have question number 19। Question number 19 is the thermal transfer of energy through a copper rod involve electrons. A second process is also involved. Which what is this method, ठीक है, कौन सा मेथड जो है वो आपके पास इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है, मेथड कंडक्टिविटी में जो आपके पास थर्मल कंडक्शन है उसकी, ठीक है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर, एंड व्हाट इज द सेकंड प्रोसेस, और वो सेकंड प्रोसेस आपके पास होता क्या है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि आपके पास हमारे पास जो आपके पास प्रोसेसेस होते हैं उसमें हमारे पास होता है कंडक्शन का प्रोसेस, ठीक है, कन्वेक्शन नहीं होगा, कन्वेक्शन में आपके पास मटेरियल भी ट्रांसफर होता है, तो आपके पास जो प्रोसेस होगा वो आपके पास क्या होगा, कंडक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। और आपके पास उसमें आपको पता है कि लेटिस वाइब्रेशन, जो आपके पास एटम्स है उनकी वाइब्रेशन जो है वो आपके पास चेंज होती है, क्योंकि आपके पास जो आपके एटम्स जो है जब वो हीट गेन करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, जिसकी वजह से वो उनकी वाइब्रेशन जो है वो चेंज होती है, ठीक है। डेंसिटी में आपके पास चेंज नहीं आएगा, तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी, ओके। फर्दर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज द डायग्राम शो फोर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, चार स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है एट द सेम टेम्परेचर, और सबका टेम्परेचर सेम है। टू ऑब्जेक्ट्स आर स्मॉल एंड टू ऑब्जेक्ट्स आर लार्ज, ठीक है, टू ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर व्हाइट एंड टू आर ब्लैक, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स व्हाइट है और दो ब्लैक है। विच ऑब्जेक्ट एमिट
इंफ्रारेड रेडिएशन एट द ग्रेटर रेट, ठीक है, जो कौन सा ऑब्जेक्ट है वो आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशन को ज्यादा जो है वो आपके पास एमिट करेगा। तो आपको पता है कि जो डल ब्लैक रेडिएशन, जो हमारे पास डल ब्लैक सरफेस होती है, ठीक है, जो आपके पास रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी बहुत ज्यादा जल्दी करती है और आपके पास उनको रेडिएट भी बहुत ज्यादा फास्ट करती है, ठीक है। तो आपके पास जो डल ब्लैक सरफेस है उसमें आपके पास दो सरफेसेस हैं, एक बी और आपके पास एक सरफेस है डी, लेकिन हम जो चूज करेंगे दैट विल बी आवर सरफेस डी। हम डी सरफेस को क्यों चूज करेंगे, क्योंकि जो डी सरफेस है उसका मैस आपके पास ज्यादा है उसका, ठीक है। तो वो जितनी वो हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब भी कर सकेगी और उतनी ही हीट को एमिट भी करेगी। स्मॉल जो बॉडी है वो आपके पास कम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी और कम को एमिट करेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू डी आपके पास ज्यादा रेडिएशन है उसमें बॉडी में एब्जॉर्ब होंगी, तो ज्यादा वो रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर होगा आंसर नंबर डी। ओके, इस पेपर की हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके पास फर्दर इस पास पेपर को कंप्लीट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।